नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे थे अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास। तो हमने यहाँ पर समास के विषय में लास्ट सेशन में काफी कुछ चीजें जानी, जैसे कि मैंने सबसे पहले यहाँ पर समास की परिभाषा जानने से पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि समास जो होता है वो संक्षिप्त करने की विधि कहलाती है। यानी कि समास किसे कहते हैं? समास होता है संक्षिप्त करने की विधि। संक्षिप्त यानी कि छोटा रूप। तो जैसे हम क्या करते हैं कि जब हम दो या दो से अधिक जो हमारे शब्द होते हैं उनको छोटे रूप में लिखते हैं तो वो क्या होता है? हमारा समास होता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे हमने कहा हवन सामग्री। ठीक है, इसको हमने कैसे लिखा? हवन के लिए सामग्री। ठीक है, हमने क्या कहा? हवन के लिए सामग्री। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं, क्या परिभाषा हो सकती है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्या परिभाषा हमारी यहाँ पर बनी कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाया जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे? जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। क्योंकि समास क्या है? संक्षिप्त करने की प्रक्रिया है। ठीक है, समास क्या है? संक्षिप्त करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो यहां पर हम इस तरह से समास की परिभाषा बताएंगे कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पर परिभाषा बताई थी और उसके मैंने फिर आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर बताए थे। जैसे हमने कहा हवन सामग्री, तो कैसे हमने बनाया? हवन के लिए सामग्री। ये जो हमारा शब्द है हवन सामग्री, इससे हमने बनाया हवन के लिए सामग्री। तो क्या हुआ? जैसे राजा का महल, राजमहल, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। और इस तरह से मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो समास की प्रक्रिया के दौरान जो नया शब्द बनता है। ठीक है, एक तो हो गया कि जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को आपस में मिलाते हैं तो इस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। और इस समास की प्रक्रिया के दौरान जो नया शब्द बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं समस्त पद या सामासिक पद। क्या कहते हैं? समस्त पद या सामासिक पद। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि समास की प्रक्रिया के दौरान बना शब्द समस्त पद कहलाता है। ठीक है, जैसे देश के लिए भक्ति, तो आपस में जोड़ दिया दोनों को, क्या बना? देशभक्ति। और यहाँ पर समास विग्रह हमारा एक टॉपिक मैंने आपको कराया था कि जिससे आप समास को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे समस्त पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जो आपके समस्त पद हैं, ये जो समस्त पद है इसको आप पहले की तरह आप पूर्वावस्था में लेकर आ जाएंगे, उसको अलग अलग कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा? समास विग्रह कहलाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले ये तीन चीजें हमने पढ़ी थी। क्या हमने पढ़ा था कि समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करने की विधि। और उसके बाद हमने समास की परिभाषा यहाँ पर पढ़ी, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब नया शब्द बनता है तो इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। और समास की प्रक्रिया के दौरान या समासीकरण की प्रक्रिया के दौरान बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है या सामासिक पद कहलाता है। और समस्त पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने अपने लास्ट सेशन में अच्छे से पढ़ी थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि
समास जो है दो पदों से मिलकर बनता है। ठीक है, समास क्या होता है, दो पदों से मिलकर बनता है, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। ठीक है, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। जैसे हमने यहाँ पर कहा देशभक्ति, अगर नया शब्द है तो ये क्या है, देश जो है पूर्व पद है, भक्ति जो है उत्तर पद है। यथा संभव, यथा जो है पूर्व पद है, संभव जो है उत्तर पद है। यथा शक्ति, यथा जो है पूर्व पद है, शक्ति जो है उत्तर पद है। इसी तरह से माता पिता, माता जो है वो पूर्व पद है और पिता जो है वो उत्तर पद है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको ये क्लियर किया था। और ये पूर्व पद और उत्तर पद भी इसीलिए जानना जरूरी है क्योंकि अभी जब आगे आप समास के भेदों को जानेंगे, ठीक है, समास के भेदों के विषय में हमने यहाँ पर पढ़ा था समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो समास के भेदों के बारे में मैंने आपको बताया था कि समास के टोटल जो है 6 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से 6 भेद होते हैं जरा सा वो एक बार देख लीजिए। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। ठीक है, यहाँ पर 6 भेद समास के बताए गए हैं। ये किस आधार पर बताए गए हैं समास के 6 भेद, क्योंकि जो हमने कहा कि सब सारे के सारे समास जो होते हैं उनकी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। यानी कि शब्दों को जब हम लिखते हैं आपस में जोड़कर तो सबकी अलग अलग विशेषताएं होती है। तो कहीं पर हमने कहा अव्ययी भाव समास, यानी कि कहीं पर आपको लगेगा पूर्व पद प्रधान है, कहीं पर आपको लगेगा उत्तर पद प्रधान है, कहीं पर आपको लगेगा कि दोनों ही पद प्रधान है, कहीं पर आपको लगेगा कि जो पूर्व पद है वो अव्यय है, या इस तरह से जो चीजें होती है। कहीं पर आप देखेंगे विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने समास को पूरे के पूरे 6 भेदों में यहाँ पर बांटा, जिसमें हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर जो है अपना द्विगु अव्ययी भाव समास और द्विगु समास, ये दो चीजें हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ ली थी। और तीसरा समास जो हमारा तत्पुरुष समास है उसको हम यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो देखिए अव्ययी भाव समास की विशेषता मैंने आपको बताई थी कि जो अव्ययी भाव समास होता है उसका पूर्व पद अव्यय होता है, इसीलिए उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। पूर्व पद अव्यय होता है और पूर्व पद ही प्रधान भी होता है। ठीक है, रिवाइज कर दूंगी आगे मैं इस टॉपिक को, कौन सा, अव्ययी भाव समास और साथ ही द्विगु समास। द्विगु समास हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो द्विगु समास में मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो द्विगु समास होता है इसमें क्या होता है, सॉरी द्वंद्व समास हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो द्वंद्व समास क्या होता है, इसमें हमने बताया कि दोनों ही पद जो है प्रधान होते हैं, यानी कि जो आपका पूर्व पद है वो भी मुख्य होता है, प्रधान होता है, उत्तर पद जो होता है वो भी प्रधान होता है, और दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह जो है लगा हुआ होता है। दोनों पद आपस में योजक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं। और उसके बाद हमने तीसरा जो शुरू किया था वो था हमारा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में मैंने आपको यहाँ पर बताया था, सबसे पहले हमने तत्पुरुष समास की परिभाषा पढ़ी थी। तो तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया कि उत्तर पद अर्थात बाद का पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। अब देखिए ये तो मैंने क्लियर कर दिया। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में हमने क्या कहा कि इसका उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है और दूसरा पद गौण होता है। और एक और लाइन यहाँ पर लिखेंगे कि बीच में आने वाली विभक्तियों का, बीच में आने वाली विभक्तियों या परसर्गों का, ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पर कराया था, देख सकते हैं आप। तत्पुरुष समास, दोनों पदों के बीच में आने वाले परसर्गों या विभक्तियों का लोप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया था मैंने कि एक होता है आपका पूर्व पद, एक होता है आपका उत्तर पद। ठीक है, तो पूर्व पद उत्तर पद इसलिए आपको बताया है क्योंकि आप ये बता सकें कि कौन सा पद जो है मुख्य होता है यानी कि प्रधान होता है। तो इसमें हमने कहा उत्तर अर्थात बाद का पद जो होता है वो प्रधान होता है और बीच में आने वाले जो परसर्ग होते हैं, विभक्तियां होती हैं, उनका लोप हो जाता है।
अब इसके लिए जैसे मैंने कहा कि परसर्गों का लोप हो जाता है, विभक्तियों का लोप हो जाता है, तो आपको परसर्ग किसे कहते हैं, विभक्तियां किसे कहते हैं, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो परसर्ग किसे कहते हैं, विभक्तियां किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, ये आपका एक ही टॉपिक है, जिनको हम कारक चिन्ह भी कहते हैं, जिनको हम परसर्ग भी कहते हैं, जिनको हम विभक्तियां भी कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि जो आपकी विभक्तियां हैं वो कितने टाइप की होती हैं, कर्ता कारक की विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति, संप्रदान कारक की विभक्ति, अपादान कारक की विभक्ति और संबंध कारक की विभक्ति, अधिकरण कारक की विभक्ति, यानी कि टोटल आपकी 8 प्रकार की विभक्तियां होती हैं। और इन 8 प्रकार की विभक्तियों के जो चिन्ह होते हैं, विभक्ति चिन्ह जो होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम इन्हीं विभक्ति चिन्हों के आधार पर, यानी कि जिन जिन विभक्ति चिन्हों का लोप होगा बीच में से, उन को हम उसका नाम देते जाएंगे। ठीक है, जैसे पहला हमने यहाँ पर भेद बताया कर्म तत्पुरुष। ठीक है, हमने पहला भेद यहाँ पर बताया कर्म तत्पुरुष। क्यों यहाँ पर हमने पहला भेद बताया कर्म तत्पुरुष, क्योंकि कर्म कारक की जो विभक्ति है उसका लोप यहाँ पर होगा। दूसरा भेद हमने बताया करण तत्पुरुष। दूसरा भेद हमने यहाँ पर करण तत्पुरुष क्यों बताया, क्योंकि करण कारक की विभक्ति का लोप होगा। तीसरा संप्रदान तत्पुरुष, चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा संबंध तत्पुरुष और छठा अधिकरण तत्पुरुष। तो इन सभी में अलग अलग इनकी जो विभक्तियां हैं उनका लोप होता है और इसीलिए इनको इन विभक्तियों का नाम दिया जाता है। अब देखिए फर्स्ट जो है हमारा कर्म तत्पुरुष। फर्स्ट जो है वो है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष से हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे, कर्म तत्पुरुष की विभक्तियों को हम यहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कर्म कारक की विभक्ति होती क्या है, आपको इस चीज की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी भी आपसे यदि प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न दिए गए शब्दों के समास विग्रह करके समास का नाम बताइए, क्या करना होता है आपको, पहले समास विग्रह करना होता है और उसके बाद आपको समास का नाम बताना होता है। ठीक है, तो आप समास विग्रह करके ही समास का नाम बताते हैं। तो समास विग्रह करेंगे और आपको दिखेगा कि उसमें कौन सी विभक्ति लगी हुई है, उसी के आधार पर तो आप समास का नाम बताएंगे। इसके लिए आपको कारकों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मैंने आपको दिया था होमवर्क में और आप लोगों से कहा था कि आप कारकों को अच्छे से पढ़कर आएंगे, समझ कर आएंगे, क्योंकि कारक टॉपिक मैं आपको बहुत अच्छे से पहले करा चुकी हूँ। और अभी यहाँ पर मैं आशा करती हूँ कि आप जो है काफी अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में जो कर्म कारक की विभक्ति होती है, ठीक है, कर्म कारक की जो विभक्ति होती है वो क्या होती है, को। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को। तो कर्म तत्पुरुष, ठीक है, जब आप यहाँ पर कहेंगे इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। कर्म कारक को की विभक्ति का लोप हो जाता है। इसमें क्या होता है, कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे, ग्राम गत। ठीक है, अब आपसे अगर पूछा जाए कि इसमें आप समास का नाम लिखेंगे तो इसका आप समास विग्रह करेंगे, ग्राम को गया हुआ। ठीक है, तो क्या होगा, को का लोप होगा, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। ठीक है, इसी तरह से परलोक गमन, परलोक को गया हुआ। ठीक है,
इसी तरह से जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि हर जगह क्या है, कर्म कारक की विभक्ति है। क्या है, हर जगह कर्म कारक की विभक्ति है। तो कर्म कारक की विभक्ति का लोप जहां पर होगा उसे क्या कहेंगे, कर्म तत्पुरुष कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर और भी एग्जाम्पल है, जैसे वन को गमन, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वन को गमन। ठीक है, कीटनाशक, कीटनाशक, दोनों तरह से आपको लिख के दे दिया है। अब आप यहाँ पर कोशिश करेंगे उत्तर लिखने की। वन को गमन क्या होगा, वन को गमन यानी कि वन गमन। ठीक है, को की विभक्ति का लोप हो रहा। कीटनाशक, कीटों को नष्ट करने वाला, दोनों तरह से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कर्म कारक की जो विभक्ति होती है उसमें क्या होता है, कर्म कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर क्या कहा, कर्म कारक की विभक्ति, जैसे ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत, मरणासन्न, मरण को पहुंचा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारी कर्म कारक की विभक्ति के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स मैंने वहां आपको क्लियर कर दिए। उसके बाद सेकंड है हमारा करण तत्पुरुष। दूसरा भेद है हमारा करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष क्या होता है, देखिए कर्म का, जैसे आपके कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने, कर्म कारक की विभक्ति है को, करण कारक की विभक्ति है से या द्वारा। ठीक है, और इसी तरह से संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए, अपादान कारक की विभक्ति है से, और ये से पृथक्करण को दर्शाता है। और उसके बाद संबंध कारक की विभक्ति है का, के, की। ठीक है, और अधिकरण कारक की विभक्ति है मैं और पर। अधिकरण कारक की विभक्ति है मैं और पर। तो ये सारी विभक्तियां हैं, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि कर्म कारक की, कर्ता कारक की विभक्ति ने, करण कारक की विभक्ति को, संप्रदान आपका कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक की विभक्ति, संप्रदान कारक की विभक्ति, अपादान कारक की विभक्ति, संबंध कारक की विभक्ति, एक तरह से अधिकरण कारक की विभक्ति जो यहाँ पर क्लियर की। तो करण कारक, करण का अर्थ होता है कोई भी रीजन, कोई भी कारण। ठीक है, करण, जैसे हमने कहा कर्ता कारक, कर्ता कारक क्या बताता है, जैसे राम ने। ठीक है, अब करण कारक, कर्म कारक यानी कि जिससे। ठीक है, राम ने जिसको, जैसे राम ने रावण को बाण से। अब देखिए इसको मैं जरा सा आपको लिख के दिखाती हूँ, इसको आपको तीनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। राम ने रावण को बाण से मारा। ध्यान से समझिएगा, राम ने रावण को बाण से मारा। अब देखिए राम क्या है, राम है यहाँ पर कर्ता। ठीक है, राम क्या है यहाँ पर, कर्ता। तो राम के साथ क्या लगा हुआ है, कर्ता कारक की विभक्ति लगी हुई है। ध्यान से समझिएगा, राम के साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है, राम के साथ यहाँ पर कर्ता कारक की विभक्ति लगी हुई है। अगला रावण क्या है, कर्म। रावण क्या है, कर्म। किसको मारा, रावण को मारा। तो रावण के साथ क्या लगी हुई है, कर्म कारक की विभक्ति लगी हुई है को। ठीक है, उसके बाद किससे मारा, किससे मारा राम ने रावण को, बाण से। तो बाण क्या है, कारण है, साधन है, किसको मारने का, रावण को मारने का। राम ने
रावण को बाण से मारा। ये तीन चीजें अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। ये आपके कर्ता कारक की विभक्ति, ये आपके कर्म कारक की विभक्ति, और ये आपके करण कारक की विभक्ति। ठीक है, तो कर्ता ने करण को, कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, तो कर्ता कौन है? राम है, कर्म क्या है? रावण है, और आपका कारण करण क्या है? वो आपका से, बाण। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर तीन चीजें आपको क्लियर होती हैं कि जहां पर कर्ता कारक होगा उसकी विभक्ति होगी ने, जहां पर आपका कर्म कारक होगा वहां पर हर जगह, ठीक है, जहां पर आप क्या करेंगे? समास विग्रह करके देखेंगे और आपको लगेगा कि वहां पर जो विभक्ति है वो क्या है? को है, तो आप उसको क्या कहेंगे? सीधे सीधे उसको आप कहेंगे कर्म तत्पुरुष। ठीक है, इसमें कर्म तत्पुरुष समास है। उसके बाद आपको बाण से या बाण के द्वारा, जहां पर हम माध्यम बता रहे हैं, साधन बता रहे हैं कि मारने का माध्यम साधन क्या है? बाण है, बाण से मारा। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने तब भी बताया था कि चाकू से फल काटो, चाकू से फल काटो, तो चाकू से, चाकू क्या है? साधन है, किस चीज का? फल काटने का। ठीक है, तो ये साधन को दर्शाता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यहाँ पर भी, यानी कि जो आपके अपादान कारक है इसकी विभक्ति भी से है, लेकिन इसकी विभक्ति क्या करती है? सीधे सीधे पृथक्करण को दर्शाती है। कि क्या दर्शाती है? पृथक्करण को दर्शाती है, यानी कि अलग होने को दर्शाती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, वो कभी भी साधन को नहीं दर्शाती, वो दर्शाती है पृथक्करण को। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, बच्चा साइकिल से गिर गया, कपड़े छत से गिर गए। ठीक है, तो जो भी चीजें पृथक हो रही हैं, देश से निकाल दिया, ठीक है, रोग से मुक्त हो गया। ठीक है, अब देखिए रोग से मुक्त होना यानी कि शरीर से रोग निकल चुका है, देश से निकाल दिया यानी कि देश से निकाल दिया गया है उसको। ठीक है, धनहीन, धन से हीन, जिसके पास धन, जिसके पास जिसका धन खत्म हो गया। ठीक है, इस पाप मुक्त, पाप से मुक्त। तो जो चीजें आपको पृथक्करण को दर्शाती हैं, अलग होने को दर्शाती हैं, वो वाला से आपका अलग है, उसको मैं आगे क्लियर करूंगी। और जो साधन को दर्शा रहा है, जैसे मैंने आपको बताया किसी भी चीज के, कि हमने चम्मच से खीर खाई, हमारे खीर खाने का साधन क्या है? चम्मच है। बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं, से खेल रहे हैं, यानी कि खेलने का साधन क्या है? फुटबॉल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला से और ये वाले से में अंतर है। इसको हम आगे जब अपादान कारक समझेंगे, यानी कि अपादान कारक की विभक्ति को जब हम समझेंगे, अपादान तत्पुरुष को जब हम समझेंगे, उस टाइम और अच्छे से क्लियर करूंगी। लेकिन यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर भी दोनों चीजों को क्लियर करना बनता है। तो देखिए, जैसे मैंने कहा करण तत्पुरुष, तो करण क्या है? साधन। अकाल से पीड़ित, किससे पीड़ित हुआ है? अकाल से। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित। ठीक है, तो इस तरह से इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल और लिख सकते हैं। इसको यहां पर एक बार समझ लेते हैं। कर्म तत्पुरुष के बाद नेक्स्ट करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष, और करण तत्पुरुष में क्या होता है? करण कारक की विभक्ति का लोप होता है। ध्यान से समझिएगा कि करण कारक की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति, और क्या है करण कारक की विभक्ति? से या द्वारा। से या द्वारा का लोप हो जाता है। क्या होता है? करण कारक की विभक्ति से या द्वारा का लोप हो जाता है। ठीक है, तो आप देखिए एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, उदाहरण के लिए देखिए। जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल पहले ही दे दिया था, तुलसीकृत।
ठीक है, अकाल पीड़ित भी दे दिया था, शोकग्रस्त, शोकग्रस्त क्या लिखेंगे, शोक से ग्रस्त, ठीक है। इसी तरह से मुंह मांगा, मुंह मांगा, मुंह से मांगा, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मैंने आगे बताया आपको, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसमें, जैसे मन चाही, मन चाही, मन से चाही, ठीक है। या जैसे आपको बताया तुलसीकृत, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं सूरकृत, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं सूर द्वारा रचित, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सूर द्वारा रचित, कई बार ऐसे आ जाता है तो उस पर कंफ्यूज मत होइएगा, सूर द्वारा रचित या सूर द्वारा कृत, इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एग्जाम्पल है हमारे से और द्वारा। तो इस टाइप के जब आते हैं, जैसे हमने कहा तुलसीकृत तो तुलसी द्वारा रचित या तुलसी द्वारा कृत, इसी तरह से सूरकृत तो सूर द्वारा रचित या सूर द्वारा कृत। तो लगभग 6 एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने आपको करण तत्पुरुष के बता दिए। और ये आपको यहाँ पर सबसे मेन चीज आपने ध्यान रखनी है कि करण कारक की विभक्ति जो होती है उनका लोप हो जाता है, करण कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है। आप देख पा रहे हैं जो है यहाँ पर जब हमने समास की प्रक्रिया जब हमने की, तो आप देख सकते हैं सारे के सारे जो हमारे एक तरह से करण कारक थे उनका लोप हो गया, और इस तरह से हमें एक नया शब्द मिल गया। और ये शब्द कैसा है, संक्षिप्त एक तरह से शब्द है, छोटे रूप में लिखा है। जैसे शोकग्रस्त था, शोक से ग्रस्त था तो हमने उसको एक शब्द लिख दिया शोकग्रस्त, मुंह से मांगा था तो हमने उसको एक शब्द लिख दिया मुंह मांगा, मन से चाहा था तो मन एक शब्द लिख दिया मन चाहा, सूर द्वारा रचित था तो हमने लिख दिया सूरकृत या सूर द्वारा रचित, ठीक है। तो इस तरह से हमारे करण कारक की जो करण कारक जो है या करण तत्पुरुष जो है, तत्पुरुष समास का दूसरा भेद, तत्पुरुष समास को हमने 6 भेदों में बांटा था और इसका दूसरा भेद जो है वो भी हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। पहला कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण तत्पुरुष, और अब हम तीसरे भेद को पढ़ते हैं। तीसरा भेद है हमारा संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, तो क्या होता है इसमें, इसमें भी संप्रदान कारक की विभक्ति, संप्रदान कारक की विभक्ति, संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। अब देखिए संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है उसको आप यहीं पे लिख लीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ आएगा। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, के लिए, ठीक है। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या है, विभक्ति का लोप हो जाता है, ठीक है। संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। करण तत्पुरुष क्लियर हुआ, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। जैसे हमने कहा गुरु दक्षिणा, तो गुरु के लिए दक्षिणा, ठीक है। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें क्या होता है, जब आप समास विग्रह करके देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको संप्रदान कारक की विभक्ति मिलती है, और तब आप तुरंत बता पाएंगे कि यहाँ पर क्योंकि संप्रदान जो कारक है उसकी विभक्तियों का लोप हुआ है, इसीलिए ये आपका संप्रदान तत्पुरुष है।
ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए देखिए, देव आलय, क्या होगा? देव के लिए आलय। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय। ठीक है, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक। अब देखिए, आपको ना एग्जाम में इस तरह के शब्द दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि आप उनका समास विग्रह करके समास का नाम लिखो। तो आप समास का नाम कैसे लिखेंगे? पहले आप इस तरह से समास विग्रह करेंगे, फिर आप देखेंगे कि कौन सा विभक्ति जो है वहां पर लोप हुआ है उसका, और फिर आप बता पाएंगे कि इसमें किस तरह का समास है। ठीक है, जैसे देश के लिए भक्ति मैंने बताया था आपको, रसोई घर या हवन सामग्री, शुरुआत में ही बताया था मैंने आपको हवन सामग्री। ठीक है, हवन के लिए सामग्री। ठीक है, इस तरह के शब्द। रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, देव आलय, देव के लिए आलय, पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, संप्रदान कारक की विभक्तियों का लोप हो रहा है। जितने भी आपके एग्जाम्पल्स हैं वो मैंने इसी तरह के दिए हैं जिनमें संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप हो रहा है। तो सबसे पहले आपको करना है समास विग्रह, और उसके बाद आप बता पाएंगे कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो इस तरह से हमने तत्पुरुष समास के 3 भेदों को यहाँ पर पढ़ा। कौन कौन से भेद? सबसे पहले हमने पढ़ा कर्म तत्पुरुष, जिसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो रहा था। उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा करण कारक, जिसमें करण कारक की विभक्ति से का लोप हो रहा था। और उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा संप्रदान कारक, जिसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो रहा था। अभी हमने आगे अपादान कारक पढ़ना है, अधिकरण कारक पढ़ना है और संबंध तत्पुरुष पढ़ना है। तो इनके भी विभक्तियां जो है उनको एक बार घर से पढ़कर आए कि क्या इनकी विभक्तियां होती है और किस तरह से इनको लिखा जाता है। और मैं आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।